स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एजुसेट की आज की क्लास में। मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा कि आपको ऑलरेडी 9th 10th में बताया गया था या इवन इससे छोटी क्लासेस में भी आप ऑलरेडी जानते हो कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड फॉर एग्जाम्पल ग्लास में जैसे वाटर फिल किया गया है तो हमारे पास वाटर क्या है, दैट इज लिक्विड विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अकॉर्डिंग टू कंटेनर यह अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एंड गैस, गैस के लिए आपको पता है ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। देन इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, स्पेशली गैसियस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, गैसियस स्टेट, द प्रॉपर्टीज which are possessed by a collection of water molecule is completely different from the properties possessed by individual molecule. For example, अगर one molecule of water को हम boil करना चाहें तो क्या वह boil होगा? No. But a collection of water molecule means अगर हमने किसी कंटेनर में पानी डालकर उसको उबालने के लिए रखा है तो आपको पता है पानी बॉयल होगा। लेकिन अगर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बॉयल करते हैं तो वह बॉयल नहीं होता है। सिमिलरली आपको पता है कि पानी में वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मीन्स यदि मैंने पानी को हाथ में डाला तो वह मेरे हाथ को गीला करेगा। लेकिन अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डज नॉट वेट द हैंड। तो ये प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में डिफरेंट है, और जब हम मॉलिक्यूल का कलेक्शन लेते हैं तो उनमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती है। दे आर आल्सो सेड एज अ बल्क प्रॉपर्टीज। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द बॉन्डिंग। तो वहां पर बॉन्डिंग आ जाती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो जिसके कारण उनमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नो डाउट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे डोंट चेंज विद चेंज इन फिजिकल स्टेट, वेदर आप सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। बट द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यू कैन से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है दैट चेंज विद चेंज इन फिजिकल स्टेट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बल्क प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो बल्क प्रॉपर्टीज व्हाई डिफरेंट? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमोलिकुलर, इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलिक्यूल। तो हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, वन इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूल एंड सेकेंड इज नोन एज इंटरमोलिक्यूल। इंट्रा मीन्स मॉलिक्यूल के इनसाइड, तो जो फोर्सेस विद इन वन मॉलिक्यूल लाई करती हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और जब वन मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, उनके बीच में किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स बिटवीन 2 नेशंस, इंटर स्कूल बिटवीन 2 स्कूल्स। उसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीन्स द फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों ही नेचर की हो सकती है, अट्रैक्टिव भी एज वेल एज रिपल्सिव भी।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की और उसको नाम दिया जाता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। Van der Waals forces is the name given after the name of scientist that is Johann van der Waals, जिन्होंने ये forces के बारे में हमें बताया था। Van der Waals forces are further of 3 type। कौन कौन सी ये types हैं? First one that is known as London forces और another name is dispersion forces। Second is dipole forces। One is डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इनको हम इन डिटेल 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो ये लंदन फोर्सेस नाम क्यों दिया गया? बिकॉज जो इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था फ्रीटस लंदन। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इन फोर्सेस को नाम दिया गया लंदन फोर्सेस। और इनका दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्जन फोर्सेस। तो डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं? उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें अपने पिछले चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग की कुछ कंसेप्ट चाहिए, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वहां पर आपने क्या रीड किया था, थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं, तभी हमारा यह टॉपिक क्लियर होगा। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? यदि आपके पास सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग पेयर है, इन 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पेयर है, दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिटवीन द सेंटर। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली शेयर अप होंगे विद द बोथ एटम्स। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्डिंग पेयर इक्वली शेयर होता है बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यदि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपके पास रेफर किए गए हैं, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट विल विथड्रॉ द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यह बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में ना होकर जिस तरफ आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस तरफ मूव कर जाएगा, दैट मीन्स अनइक्वली शेयर्ड। इसके द्वारा यह बॉन्ड पेयर ज्यादा शेयर किया जाएगा और इसके द्वारा यह कम शेयर किया जाएगा। तो जब यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर अनइक्वली शेयर्ड होता है तो उसे नाम दिया जाता है पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो जहां पर पोलर मॉलिक्यूल होता है वहां पर हम साइन देते हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए हैं डेल्टा नेगेटिव, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 2 पोल ऑब्टेन हो गए, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, और यहीं से हमारे पास टर्म डाइपोल अराइज होती है। तो हमारा जो आज की टर्म हमने डिस्कस करनी है अबाउट द वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसके लिए आपको पोलर मॉलिक्यूल के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, जो आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में की है। सो हम इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को लेकर चलते हैं जब हम पोलर की बात करते हैं, और जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहां पर बॉन्डिंग पेयर इक्वली शेयर होगा। अगर हम रेफर कर रहे हैं मीथेन, तो मीथेन भी हमारे पास क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वाई? बिकॉज इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि इनके द्वारा जो डाइपोल ऑब्टेन होता है दैट इज कैंसल आउट विद द अबव वन। तो यह भी हमारे पास क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब आपको क्लियर होगी कंसेप्ट दैट इज व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस का लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस समझने के लिए लेट्स सपोज हम 2 एटम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी। तो ऑब्वियस है हम इसे ए एटम और इसके क्लोज प्रेजेंट है बी एटम, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं।
इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वह सिमेट्रिकली प्रेजेंट होगा, मींस सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मीन्स यहाँ पर कोई डाइपोल, कोई पोलर मॉलिक्यूल लाई नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने कहा यहाँ पर भी सेंटर में आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ पर हम सेंटर में क्या रेफर कर देते हैं, पॉजिटिव, और इसके अराउंड क्या है, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, बी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। परंतु फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम यह मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिकम अनसिमेट्रिकल, मीन्स इट बिकम लाइक दिस वन। तो इसका जितना नेगेटिव चार्ज था, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, दैट इज कम ऑन वन साइड, वो सारा का सारा एक साइड आ गया, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट था दैट मूव ऑन द अदर साइड। ये चीज परमानेंट नहीं है, फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लेट्स सपोज यहाँ पर यह आ जाता है। इस तरह से अराइज हुए डाइपोल को हम नाम क्या देंगे, टेम्परेरी डाइपोल या फिर मोमेंटरी डाइपोल, बिकॉज हम ये मानकर चल रहे हैं कि यह डाइपोल फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बना है। इसके इफेक्ट के कारण इसके साथ जो बी एटम है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगी। किस तरह से चेंजेस आ जाएंगे, उसमें भी डाइपोल अराइज हो जाएगा। वाई, बिकॉज इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी, मीन्स इसका पॉजिटिव टुवर्ड्स वन साइड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द अदर साइड ऑब्टेन हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको हमने नाम दिया था टेम्पररी डाइपोल, और इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पर डाइपोल अराइज हुआ। तो इसे हम नाम क्या देंगे, क्योंकि यह इसके इफेक्ट के कारण अराइज हुआ है, तो नेम्ड एज इंड्यूस्ड मोमेंटरी डाइपोल। तो ऑब्वियस है इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो फोर्सेस डिवेल्प होंगी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेल्प होंगी, उसे हम नाम क्या देंगे, लंदन फोर्सेस का। यहाँ पर स्पेशली जो टर्म आपने माइंड में रखनी है कि दीज फोर्सेस आर टेम्पररी इन नेचर, ये परमानेंट नहीं होती, फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम यह डिवेल्प हो जाती हैं। यह हमने एटम सपोज किए थे, एटम लाइक द नोबल गैसेस लाइक नियोन, हीलियम, वहां पर भी इस तरह की फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। If we are suppose that here is molecule, then also similar nature से आप प्रूव कर सकते हो कि between two molecules which are non-polar in nature that also possess van der Waals forces, that is the London forces, उनमें भी attraction forces लाई करती है और उसे नाम क्या देते हैं, dispersion forces का। ये फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड अपॉन कितने ये पोलर हुए हैं, इनकी पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, अप्रोक्सीमेट अप टू 500 पिकोमीटर, और इन फोर्सेस की जो अट्रैक्शन पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर of the distance between the two interacting atoms or molecules. So this is all about our dispersion forces or London forces. Next our category is dipole forces. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है dipole forces, तो यहाँ पर हमारे पास दो डाइपोल होंगे, मीन्स दो पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और उनमें जो डाइपोल पाया जाएगा दैट इज नॉट टेम्परेरी नाउ, वह क्या होगा, परमानेंट वन। तो जैसे हमने पहले पोलर मॉलिक्यूल के बारे में समझा था, हम वहीं से कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक HCl, HF, HBr, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो लेट्स सपोज आई हैव टेकन HCl, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, वन मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट हमारा क्या है, वन मॉलिक्यूल।
और इसके बीच में जो मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब यह पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट इज गिवन डेल्टा नेगेटिव साइन। वाई डेल्टा, डेल्टा मीन्स पार्शियल नेगेटिव है, इट इज नॉट कंप्लीट नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव मीन्स -1 मीन्स that is charge on one electron, unit charge, that is 1.6 into 10 is power minus 19 कूलम। तो यहाँ पर जो चार्ज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस चार्ज से कम होता है, इसी कारण उसको हम क्या रेफर करते हैं, डेल्टा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यह तो था वन मॉलिक्यूल, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की। तो ये आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि इसको आपने इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या डाइपोल फोर्सेस का नाम नहीं देना। तो यह है हमारा वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम प्लॉट करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल नाउ द फोर्सेस डिवेल्प। वाई, बिकॉज इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी उसे हम नाम क्या देंगे, डाइपोल फोर्सेस। वाई, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल अट्रैक्ट दिस वन डाइपोल। तो ये है हमारी डाइपोल फोर्सेस नो डाउट आर स्ट्रोंगर देन डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट डाइपोल है और वहां पर हम टेम्पोररी डाइपोल सपोज कर रहे थे। बट ऑब्वियस है दिस इज वीकर देन आयन फोर्सेस, मतलब इंटर आयनिक फोर्सेस, बिकॉज आयन पोसेस करते हैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, +1, +2 या -1, -2, तो उनके कंपैरेटिवली ये फोर्सेस जो होती हैं वीक होती हैं। लंदन फोर्सेस की तरह ही ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। दे आर आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। कैसे, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होती जाएंगी। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर ये मॉलिक्यूल मूव कर रही है, दीज आर रोटेटिंग मॉलिक्यूल, मूव करते हुए मॉलिक्यूल है, तो जो हमारे पास यह फोर्स है मीन्स डाइपोल फोर्स जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। और यदि यह स्टेशनरी मॉलिक्यूल है तो जो फोर्स होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁴। तो ये आपने माइंड में रखना है। पोल डाइपोल फोर्सेस की ही पर्टिकुलर टाइप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या न्यू टर्म आपके पास यहाँ पर है, तो माइंड में रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दे आर प्रेजेंट इन हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स। उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट शुड बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक द फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई भी आपके पास एटम अगर प्रेजेंट है तो पॉसिबल है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाई करे, बिकॉज इनमें स्पेशलिटी क्या है, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज स्मॉल इन साइज। इसी कारण यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लेट सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो दिस इज वन हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज अनदर हाइड्रोजन फ्लोराइड, हियर इज डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ जो फोर्स लाई करेगी आपके पास स्पेशल केस होगा, उसको हम नाम क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। यह मोस्ट स्ट्रोंगर होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर डाइपोल। इसी तरह से वाटर H2O, वहां पर भी हमारे पास जो आइस में ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर बनता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
Similarly, in ammonia, one ammonia molecule is bonded with another ammonia molecule with the help of hydrogen bonding. तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हाईली इफेक्ट करता है। इसके कारण इन केसेस में नॉर्मली आप देखोगे कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे कंपाउंड के कंपैरेटिव अधिक होता है। वेल एज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डिटेल किस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है वो आप पी ब्लॉक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ पर भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर वन इज डाइपोल एंड सेकंड इज नॉन पोलर, मीन्स दैट डजंट पोसेस एनी डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिस वन अ मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल, इस तरफ इसका हम नेगेटिव एंड ले लेते हैं और यहाँ पर है पॉजिटिव एंड। इसके ही साथ में प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूल विच इज नॉन पोलर, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस केस में सेंटर में आपके पास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। परंतु क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल डिफॉर्म। बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर भी डाइपोल अराइज हो जाएगा। दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास परमानेंट डाइपोल, लेकिन ये परमानेंट डाइपोल नहीं था, यह है नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस यहाँ पर आपके पास डाइपोल अराइज हुआ, इसी कारण हम इसको नाम क्या देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो अब इन दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लाई करेंगी उसे हम क्या रेफर करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस भी दूसरी फोर्सेस की तरह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁶। एंड सेकेंड फैक्टर आपको पता है, जितना यह मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा उतना इजीली यह पोलराइज हो सकता है। मीन्स अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इस मॉलिक्यूल का विच वन इज पोलर, इसका इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा होगा, यह अधिक पोलराइज हो सकेगा। जितना यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी ऑब्वियस है उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। वन इज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल अबाउट आर वैन डर वाल फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव, जिसमें हमने तीन फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, विच वन डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड लास्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। हमने शुरू में रेफर किया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओनली अट्रैक्टिव नहीं होती, ये रिपल्सिव भी होती हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस कब अराइज होती हैं, जब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल बहुत बहुत कम हो, मीन्स व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस भी अराइज होती हैं। ये ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर न्यूक्लियस कम आल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर। सिमिलर चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह एक दूसरे को रिपेल करेगा। दोनों मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्सेस लाई करेंगी, रिपल्सिव इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इसी रीजन के कारण बेटा जो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं
उनको आप कंप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर। यदि आपने उनको उस लिमिट से ज्यादा क्लोज करने की कोशिश की तो रिजल्ट क्या होगा कि उनके न्यूक्लियस, उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी वेरी 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 स्मॉल और रिजल्ट रिपल्सिव फोर्सेस अराइज। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस सॉलिड एंड लिक्विड। हमारी टर्म जो है दैट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? आप सबको पता है कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो क्या वो इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट है? नो, दे आर इन मोशन। उनमें कितना मूवमेंट होगा वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर इफ हाई है तो मूवमेंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस है मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम होगा। इसी से हमें पता चलता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सो गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो वहां पर एटम और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल मोशन। और बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल और एटम में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। नाउ अभी आपने किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनका काम क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बांध कर रखना। थर्मल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी और वह क्या काम करेंगी? एटम और मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करवाना, उनको मूव करवाना। तो देयर इज ऑपोजिट टर्म, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी एक दूसरे से ऑपोजिट टर्म्स है, यू कैन सी। इन दोनों में बैलेंस ही हमारी तीनों स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिसाइड करता है। यदि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा? दैट पोसेस द स्टेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड। इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें तो क्या ओनली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर मींस गैस को कंप्रेस करके क्या हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। आल्दो इस तरह करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाएंगी, लेकिन गैस को लिक्विफाई आप नहीं कर सकते बाय ओनली रिड्यूसिंग द प्रेशर। गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी होगा कि हम उसकी थर्मल एनर्जी को भी रिड्यूस करें, और वह कैसे पॉसिबल है? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों टर्म्स कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। इन दोनों में बैलेंस ही हमारी तीनों स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे पास यह डायग्राम दिया गया है इसके द्वारा आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है कि यदि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रीडोमिनेंस है, तो आपके पास सॉलिड स्टेट लाई करेगी। यदि थर्मल एनर्जी आपके पास प्रीडोमिनेंस लाई कर रही है तो आपके पास गैसियस स्टेट लाई करती है। इस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी डिसाइड करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारे अराउंड क्या प्रेजेंट है? गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर, हम सभी उसी में रहते हैं। और एटमॉस्फेयर अर्थ से क्यों जुड़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही जो एयर है वह अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। एयर में बहुत सी ऐसी गैसेस प्रेजेंट है जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली O2, N2, CO2। तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जैसा कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है, देयर इज ओनली 11 एलिमेंट
which are occur in the gaseous state under the normal temperature and pressure. गैसेस में कौन से ऐसे करेक्टर्स होते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि आपको पता है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, मीन्स आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं और एक स्टेट ऐसी आ सकती है जहां पर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। यदि आप गैस को किसी कंटेनर में फिल कर देते हो तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल्स के ऊपर इक्वली प्रेशर अप्लाई करती हैं। थर्ड पॉइंट, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। एज यू नो, गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, रिजल्ट वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। Volume and shape of gases are not fixed. They assume the volume and shape of container. This is very simple point. आप 9th 10th classes में इसके बारे में already पढ़ चुके हो। Gases mix evenly and completely in all proportions without any mechanical aid. गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत अधिक थर्मल एनर्जी होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस एक दूसरे में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये थे मेन कैरेक्टर्स ऑफ गैसेस। तो आज के हमारे टॉपिक के मेन क्वेश्चंस कौन से हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लंदन फोर्सेस, व्हाट इज थर्मल एनर्जी, व्हाई सॉलिड एंड लिक्विड कांट बी कंप्रेस्ड। तो ये हमारे आज के टॉपिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए। इन क्वेश्चन की आंसर आपने अपनी कॉपी के ऊपर जरूर नोट करने हैं। थैंक यू।